तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, जो रॉबर्ट रेडफील्ड, मार्garet मीड, फ्रांस बोस, एरिच मॉर्गन ने किन किन लोगों पे काम किया है, या फिर किस किस पे काम किया है, इरोकीज, क्वाकितुल, युक्तान, मर्डन कुमार। तो आपको बता दूं कि नीचे में चार ऑप्शन है। तो रोबोट रेडफील्ड, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और एक डिफरेंट हर बार एक अलग अलग फॉर्म में आता है। सबसे पहले रोबोट रेडफील्ड की बात की जाए तो इन्होंने 1941 में 1941 में फोल्क कल्चर फोल्क फोल्क कल्चर ऑफ युक्तान, YUCATN युक्तान पे काम किया था। तो याद रखिएगा फोल्क कल्चर ऑफ युक्तान, यानी कि युक्तान का काम किसने किया था, इन्होंने। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मार्गरेट मीड बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि ये मैम बहुत ज़्यादा फेमस है, जेंडर डिफरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। कल्चर डिफरेंसेस क्या है जेंडर के हिसाब से, डिफरेंट जेंडर्स में यानी कि दो मेल और फीमेल में कौन से कल्चर डिफरेंसेस होता है, उनके ऊपर काम किया गया है। और कौन से, इन्होंने 3 ट्राइब्स के ऊपर काम किया, उसमें से एक ट्राइब का नाम है मुंडू गुमूर, ठीक है, मुंडू गुमौर, जो आपको दिख रहा है 4th नंबर का ऑप्शन है। मार्गरेट मीड जो है, इन्होंने काम किया था इन पे 1935 में, ठीक है। मार्गरेट मीड ने फ्रांस बोस को फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, और फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। तो इन्होंने काम किया था हमारा क्वाकितुल पे ऊपर, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है उनके ऊपर। तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को चार टॉप इसमें ब्रांचेस में डिवाइड भी किया था, याद रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो इन्हें अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद बात आती है एलिस मॉर्गन की। तो इन्होंने इथनोग्राफी ऑफ इरोकिसिस पे इरोकिसिस लोगों के ऊपर लिखा था एक किताब, वो किया था इन्होंने 1851 में, ठीक है। इन्होंने लिखा था इथनोग्राफी, ठीक है, इथनोग्राफी ऑफ इरोकियोइस, ठीक है। याद रखिएगा एलएच मॉर्गन इरोकिसिस यानी कि 1। तो ठीक है, 3 4 2 1 ऐसा ऑप्शन दिखेगा, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन है। और एक बार एलएच मॉर्गन के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को एक ऐसे तरीके से बताया गया था कि सबसे पहले यहाँ पे आता है, इन 3 कंसेप्ट में बताया था इन्होंने, स्लेवरी, ठीक है, बार्बरिज्म, और तीसरा है हमारा सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन, ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन होता है वो इस तरह का होता है। ये किसने बताया था, हमारे एलएच मॉर्गन सर ने। तो याद रखिएगा इसका आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्टडी 94 फोल्क कल्चर ऑफ युकाता, यानी कि युक्तान में, ठीक है। मार्गरेट मीड जो थी वो मैम ने मुंडू कुमार टोटल 3 टाइप्स के ऊपर 1935 में काम किया था, उसमें से एक मुंडू कुमार है। फ्रांस बोस जो है, जो हमारे फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी जो है, उन्होंने काम किया था हमारे क्वाकिट्यूम में। तो ठीक है, तो 1851 में इन्होंने इन्होंने काम किया था 1970 1965 में, सॉरी 1965 में काम किया था फ्रांस बोस ने, ठीक है। और जो एलएच मॉर्गन है, उनका नाम ह्यूमन इवोल्यूशन में 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था, स्लेवरी पहले, फिर बार्बरिज्म, फिर सिविलाइजेशन हुआ। तो इस तरह से ह्यूमन का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हम लोगों को, जो भी टूल्स है वो। तो सबसे पहले आता है हार्पून, साइड स्क्रैपर, कैटल रोनियन नाइफ और ट्रेपेसी। तो सबसे पहले आप देखना कभी भी, ये जो नया वर्ड है कैटल एप्रोनॉन, तो मुझे पता नहीं है, तो इसको छोड़ दो, पर नाइफ तो पता है। तो सबसे पहले आया था हमारा ये साइड स्क्रैपर। तो ये पैलियोलिथिक का है, पैलियोलिथिक का, ठीक है। फिर उसके बाद नाइफ भी है, ये आया था हमारे ब्लेड यानी कि अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। और जो स्क्रैपर है हमारे लोअर पैलियोलिथिक में आया था, बस सही है नहीं। फिर उसके बाद जो हमारा आया था हार्पून, उसके बाद हार्पून्स आए थे, ठीक है, ये भी अपर पैलियोलिथिक में देखे गए थे। और ट्रेपेजी जो है ये माइक्रोलिथिक टूल्स है या नहीं, तो ये आया मेसोलिथिक में। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, साइड स्क्रैपर, नाइफ, हार्पून और फिर उसके बाद ट्रेपेजी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेरिडिटरी डिसीज कौन से इसमें देखते हैं। तो हेरिडिटरी डिसीज यहाँ पे तो मेरे को कैंसर नहीं होता, हेरिडिटरी सिकल सेल डिसीज है। तो ये है हेरिडिटरी डिसीज, इसको कर लेते हैं 3। मेटाबॉलिक डिसीज जो है डायबिटीज है, ठीक है। डीजनरेटिव डिसीज यानी हार्ट डिसीज जो होता है वो डीजनरेट कर देता है। बढ़ते सेकंड, मैलिगेंट सेल्स, ये कैंसर जो होता है वो एक जीरो फेस में चले जाता है, जिसमें सेल का डेवलपमेंट होता है, एक मैच्योर फेस का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो 3 4 2 1 ऐसा कोई है, हाँ ये है 3 4 2 1, तो ये है करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है करके मैंने टॉप 10 क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी बार बॉडीज के बारे में बात की गई है, एक्स क्रोमोसोम्स। तो बार बॉडीज क्या एग्जैक्टली, तो बार बॉडीज जो है वो है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है ये, ठीक है। उसमें जब एक मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, इसमें बार बॉडीज कितनी होती है, तो गाइस इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण इसमें 0 बार बॉडीज होती है, और वाई के पास बार बॉडी नहीं होता है तो वो भी 0 होता है, यानी कि मेल के पास 0 बार बॉडीज होती है। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण इसमें अगर एक इनएक्टिव भी रहा तो एक एक्टिवेट मोड में रहता है, इसलिए इनके पास 1 बार बॉडीज होती है, ठीक है। तो ये ट्रिपल एक्स वाई, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर ये एक्स है तो ये एक्स में अगर एक इनएक्टिवेट हो गया, इनके पास 2 बार बॉडी तो है, तो इसमें से 2 में से कितना बनेगा, ये 2 में से 2 बन सकता है, और वाई में तो 0 रहता है, तो यानी कि 2। तो ए का जो आंसर है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 करके, 1 2 एंड 3,
फिर एक्स नॉट की बारी आती है, तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम यानी इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पास तो जीरो बराबर जीरो, ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई क्रोमोसोम ही नहीं है, तो ये जीरो है, ऑलरेडी एक कम है इसके पास, यानी 45 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में टोटल 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 45 है, तो इसके बाद जीरो हो गए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन फोर्थ वाला, इस पर लिख लेता हूँ मैं 4। फिर उसके बाद डबल एक्स में 1 बार बॉडी है, ठीक है, ये होता है 1 बार बॉडी, और 4 एक्स यानी कि सुपर फीमेल, ठीक है, सुपर फीमेल, ठीक है, याद रखिएगा सुपर फीमेल होता है, तो सुपर फीमेल में 3 बॉडीज होगा, तो ये है 1, तो 3 4 2 1 ऐसा ऑप्शन है। ट्रिपल एक्स, सॉरी इसमें हाँ 3 4 2 1, 1 में हाँ, तो सबसे पहले 3 4 2 1 ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को लगता है यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे और एक 1 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन दोस्तों 3 4 2 1, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हुआ है शायद से, इसलिए ऐसा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये सब के सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के डिसीज है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है ये सब, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से होता है, तो ये बहुत काम के है। फिर एक बात याद होगा, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 21 नंबर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है, वो याद रखिएगा, यानी कि 47 हो जाता है, तो उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, 21 नंबर के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि ये भी एक डिसीज़ के ऊपर, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज कौन सा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज कौन सा है। तो सबसे पहले बात करता है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी पेन करने लगते हैं, और वो क्या बोलते हैं मोल्ड होना चालू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फोरस की वजह से, ड्यू टू द फॉस्फोरस लेस इन दी ब्लड, ठीक है, फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ब्लड में, इसकी वजह से ये होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती है वो मोल्ड होना चालू हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन डी राइकेट्स जो है वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज है। हाँ दोस्तों, ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, तो इसका ऑप्शन है 1। तो एक्स लिंक रेसेसिव कौन सा है, तो कलर ब्लाइंडनेस, कुछ लोगों को यानी कि कुछ कलर्स में डिफरेंसेस पता नहीं चलता है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू में पता नहीं चलता है, तो उन टाइप ऑफ डिसीज को क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, तो वो एक्स लिंक रेसेसिव है, ठीक है। तो एक्स लिंक रेसेसिव है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि दोनों एक एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, और ये एक्स और एक वाई है, तो रेसेसिव में क्या होता है कि अगर ये ट्रेड्स जो है सिर्फ एक को रहे, यानी कि इधर एक को है, ये यानी फीमेल को है, ठीक है, और ये गलती से यानी कि इसमें गलती से एक्स और एक्स, ये गर्ल चाइल्ड है, इसमें कोई ये नॉर्मल है, पर ये और ये बन जाए एक से और एक से, और ये एक्स, तो ये एक्स रेसेसिव कंडीशन है अभी, ठीक है, इसको है अभी हमारा कलर ब्लाइंडनेस, पर ये कुछ भी रिवेल नहीं करेगा, यानी कि जो जीनोटिपिकली तो है इसमें एबनॉर्मल है, पर फिनोटिपिकली ये शो नहीं करेगा। पर अगर ये जो मेल है वो भी कलर ब्लाइंडनेस है इसमें, ठीक है, और वो एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो अगर ये और ये फीमेल का शादी होता है, ये मेल और ये फीमेल और ये मेल का, तो यहाँ पे जो ये हमको इनके जीनोटाइप देखने को मिलता है वो एक से एबनॉर्मल है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली कलर ब्लाइंडनेस दिखाई देगा, क्योंकि अभी ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है होमोसोमल डोमिनेंट और होमोसोमल रेसेसिव। पर डोमिनेंट कंडीशन में क्या होता है, अगर एक भी ट्रेट अगर ऐसा, जैसे कि हम बात करें विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स की, जिसमें बोन जो है वो मोल्ड होना चालू हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस कंडीशन बहुत लो हो जाता है ब्लड में, तो उसमें कहता है अगर एक भी ट्रेट डिफेक्टिव रहा पर वो डोमिनेंट है, जैसे कि टॉल और टॉल, ये टी जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में, तो ये हमेशा फिनोटिपिकली टॉल ही रहेगा प्लांट, वैसे उसी तरह जो अगर एक भी सेल जो क्या बोलते हैं एबनॉर्मल है, तो वो डोमिनेंट कंडीशन में रहेगा, तो कुछ इस तरह का है। फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है, तो इसमें क्या होता है बोन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेगाइल यानी कि एक ऐसी बोन बन जाती है जो कि जल्दी से ब्रेक हो सकती है, ठीक है, जल्दी से ब्रेक हो सकता है। तो उसके बाद आता है थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है कि बोन जो है बोन नहीं, थैलेसीमिया होता ये चीज़ है कि हीमोग्लोबिन जो है, जो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, O2 कैरिंग प्रोटीन है, तो इसका एक तो इसका प्रोडक्शन बहुत लेस प्रोडक्शन हो जाता है हीमोग्लोबिन का, या फिर प्रोडक्शन से ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, इसके वजह से थैलेसीमिया होता है। तो थैलेसीमिया जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव यानी 4th नंबर, ठीक है, और ऑटोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, याद रखिएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। 2143 वाला ऑप्शन देखिएगा, 2143 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस कुछ इस तरह का रहेगा ये डिसीज के ऊपर हर बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा हर बार कुछ ना कुछ नया डिसीज आएंगे, पर सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये जो चीज़ें है कलर ब्लाइंडनेस है, ये बार बार आते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये नए बार आते हैं, पर अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया पता रहा तो आप बिंदास यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी। तो यहाँ पे दोस्तों ईयर्स दिए गए हैं और कुछ टेक्निक्स दी गई है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन, कंपैरेटिव जेनेटिक हाइब्रिडेशन, क्रोमोसोम बाइंडिंग, रिलायबल मेथड्स ऑफ कैरोटाइपिंग। तो यहाँ पे उसी वजह मैंने डेफिनेशंस फाइंड आउट किया। आई होप कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता, पर मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसे लिख दिया। कभी भी पूछ लेता कि फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन क्या है, तो या फिर उनकी डेफिनेशन दी जाएगी, और फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन ऐसे 4 MCQs दिए जाएंगे। आज पूछा है तो कल तो जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, 50% चांसेस है, पर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा मुझे। तो देखते हैं कि फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन क्या है, यानी कि फिश फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन
Fluorescent in situ hybridization provides researcher with a way of visualize and map the genetic material in individual cell, including a specific genes or a portion of genes. This may be used for understanding of varieties of chromosomal abnormalities and other genetic mutations. ठीक है, उसके बाद आता है कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडेशन क्या है, CGH इज अ टेक्निक दैट परमिट्स द डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल कॉपी नंबर चेंजेस विदाउट द नीड फॉर अ सेल कल्चरिंग. इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ क्रोमोसोमल गेन्स एंड लॉसेस थ्रू आउट द होल जीनोम ऑफ ट्यूमर. अभी हम बात कर रहे थे जी बैंडिंग की, जिसे हम लोग क्रोमोसोमल बैंडिंग भी बोला करते हैं, जीमेसा बैंडिंग भी बोला करते हैं. टेक्निक यूज्ड इन साइटोजेनेटिक्स टू प्रोड्यूस अ विजिबल कैरियोटाइप बाय स्टेनिंग अ कंडेंस्ड क्रोमोसोम. इट इज मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम बैंडिंग मेथड. ठीक है, रिलायबल मेथड्स ऑफ कैरियोटाइपिंग क्या है, तो ये सबको पता होगा, बहुत ईजी है. कैरियोटाइपिंग इज अ टूल और टेक्निक दैट साइटोजेनेटिक्स यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस. यानी जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का न्यूक्लियस के अंदर, वो स्टडी करने के लिए हमको कैरियोटाइपिंग सेट ऑफ क्रोमोसोम इसे बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कैरियोटाइपिंग यूज़ किया जाता है. वो एक मेथड है. ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि अगर ये सब तो अभी क्रोमोसोम के बारे में ही है, तो सबसे पहले हम लोग को कैरियोटाइपिंग जानना पड़ेगा. तो इसलिए कैरियोटाइपिंग जो है वो 1950s में हुआ था. याद रखिएगा, जो कैरियोटाइपिंग है वो 1950s में. ठीक है, फिर जो जी बैंडिंग है इज अ टेक्निक यूज्ड टू साइटोजेनेसिस टू प्रोवाइड विजिबल कैरियोटाइप्स बाय स्टेनिंग कंडेंस्ड क्रोमोसोम. अभी दिखेंगे तो कंडेंस भी होंगे क्रोमोसोम्स. तो ये हुआ था हमारे 1970s में. याद रखिएगा 1970s में. तो इसमें से ऑप्शन में ढूंढिएगा कि रिलायबल मेथड ऑफ कैरियोटाइपिंग जो है 1950s, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 4 का 1. तो ये फर्स्ट यही ऑप्शन है जिसमें को ये दिखेगा. ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडेशन है CGH जो हुआ था 1980s में. ठीक है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन जो हुआ था वो 1990s में एबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए यूज़ किए गए थे. वो फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन है. CHG जो है वो लॉसेस गेन और लॉस क्या होता है, या फिर कोई जीनोम डिफरेंट कैसे होता है किसी दूसरे जीनोम से, वो फाइंड आउट करने के लिए 1980s में हुआ था. ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, पर अच्छे से पढ़ लो. और ये क्वेश्चन इन आए तो आपको टिक ही करना है. इसका करेक्ट आंसर देखिए 1990s 80s 70s क्या क्या पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, कभी 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 तो ये डेफिनेशन पूछ लेगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पे जो लीनेज है या फिर ये जो टर्म्स है, वो टर्म्स जो है किस किन 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 रिलेशन को दिए जाते हैं, या फिर जहाँ पे मैरिज किया हुआ ब्राइड और ग्रूम रहता है, उन रिलेशन को क्या बोला जाता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है. तो आफ्टर मैरिज वुमन स्टेज इन दी हाउस ऑफ हर हस्बैंड, यानी एक ब्राइड जो है अगर वो अपने हस्बैंड के यानी ग्रूम के साथ रहती है उसके घर में, तो उसे क्या बोलते हैं. तो याद रखिएगा उसको वीरी लोकल बोला करते हैं, वीरी लोकल. उसके बाद एवन लोकल, यानी कि मामा के घर पे रहते हैं. अगर मामा घर पर किसके, लड़के के मामा के घर पर अगर लोग रहते हैं तो उसे बोलते हैं एवन लोकल. तो इसका आंसर है 2. ठीक है, और उसके बाद आफ्टर मैरिज द मैरिड कपल स्टेज इन द हाउस ऑफ द ग्रूम्स फादर साइड, ग्रूम्स फादर सिस्टर अगर बुआ के घर पर रहता है तो उसको बोलते हैं एमिटी लोकल. 1 2 और 3. यूरोक्सी लोकल यानी क्या होता है, आफ्टर मैरिज अ मैन स्टेज इन द हाउस ऑफ हीज वाइफ, यानी अगर अपनी पत्नी के घर पर रहते हैं तो उसे बोलते हैं यूरोक्सी लोकल. तो इसका ऑप्शन है 1 4, यानी 1B. तो 1 2 4 3 ऐसा कोई ऑप्शन है, 1 2 4 3 ये वाला ऑप्शन है. तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर है इसका. तो याद रखिएगा वीरी लोकल जो है वो पत्नी अपने वाइफ हस्बैंड के घर पर रहती है तो वीरी लोकल बोला करते हैं. एवन लोकल यानी मामा के घर में, लड़के के मामा के घर में. यूरोक्सी लोकल यानी पत्नी के घर में. हेमेटी लोकल यानी बुआ के घर में. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नए क्वेश्चन की ओर. इस पर डिसीज पूछे गए और कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं. तो फिनोल्केटोन्यूरिया में क्या क्या चीज़ होती है, तो फिनोल्केटोन्यूरिया में मेंटल रिटार्डेशन होता है. PKU भी बोला था जिसको याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, फिनोल्केटोन्यूरिया एलेंसिस. ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, फेयर स्किन होती है, एक्जिमिया होता है, इलिप्सी होता है. ठीक है, तो इसका आंसर है 4. अल्कापिटोन्यूरिया, ये अल्कापिटोन्यूरिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अल्कापिटोन्यूरिया में आर्थराइटिस होता है. याद रखिएगा आर्थराइटिस. तो इसका 1 है. ग्लैक्टोसीमिया में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होता है, कैटरैक्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेमिया में क्या होता है, तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेमिया में अर्ली कॉरोनरी आर्टरी डिसीज आई है. ठीक है, अर्ली कॉरोनरी आर्टरी डिसीजेस. तो 4 1 2 3 ऐसा कोई ऑप्शन है, 4 1 2 3 ये वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये करेक्ट ऑप्शन है. डिसीज के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको एक डिफरेंट फॉर्मेट पूछते रहेंगे. अगर आपको इसमें से 4 में से 2 भी पता होंगे ना तो आप 100% करेक्ट कर सकते हो. जैसे कि मुझे यहाँ पे फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेमिया का आंसर नहीं पता था, पर तीनों का पता था. फिनोल्केटोन्यूरिया में भी और अल्कापिटोन्यूरिया में भी, दोनों में इसमें आर्थराइटिस और ये ग्लैक्टोसेमिया और PKU में दोनों में ही मेंटल रिटार्डेशन होता है. तो याद रखिएगा, ऐसा इस तरीके से याद रखना है करके. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ये आ चुका है नया क्वेश्चन और इसमें हम ये क्रिनोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो एंगुलर टॉरस किसे बोला करता है, अ थिकेंड राइजेस ऑफ बोन एट द पोस्टीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन. ठीक है, उसे एंगुलर टॉरस कहा बोलते हैं. तो यहाँ पे 2 लिख देना है. फिर उसके बाद पूछा गया है कि मेटाटॉपिक कील किसे बोला करता है, तो याद रखिएगा मेटाटॉपिक कील यानी लॉन्गिट्यूडनल राइजेस ऑफ थिकनिंग ऑफ बोन अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ फ्रंटल बोन, उसे बोलते हैं हमारा मेटाटॉपिक कील. ठीक है, सजाइटल कील किसे बोला जाता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल राइजेस ऑफ थिकनिंग ऑफ बोन ऑन द सजाइटल सूचर, उसे बोला जाता है सजाइटल कील. ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस किसे बोला जाता है, तो सुप्रा ऑर्बिटल थिकन राइजेस ऑफ अबव आई ऑर्बिट्स, इसे बोला जाता है सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस. तो याद रखिएगा सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस यानी थिकन राइजेस ऑफ बोन अबव आई ऑर्बिट्स. तो ऑप्शन क्या बोल रहा है 2 3 4 1, तो ये है करेक्ट आंसर 2 3 4 1 वाला. तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आया करते हैं, तो अगर आपको एक दो पता होंगे आंसर तो आप अच्छे से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हो. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है 10 में से, तो ये 10th क्वेश्चन है. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिर से पूछ रहा है कल्चरल ट्रेड के हिसाब से. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे. तो पूछा गया है कि
डिस्कॉर्ड कोर पहले हुआ था, बुरिन पहले हुआ था, या फिर लूनेट या फिर मेसेड, इसको अरेंज करना है। तो हमेशा बता दूँ, जो कोर टूल्स हुए थे वो पहले हुए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर आता बुरिन, फिर ब्लेड, और फिर आता हमारा माइक्रोलिथ्स जिसको लूनेट चीज में आता है, फिर मेस हेड, ये न्यूलिथिक कल्चर का टूल है। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। कोर टूल्स पहले आए थे, फिर से बुरिन, ब्लेड्स, और अपना लूनेट ये माइक्रोलिथ्स है, फिर मेस हेड यानी कि न्यूलिथिक का। तो कल्चर ट्रेड के हिसाब से ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और अभी ये बहुत बार रिपीट्स हो रहा है, तो देखिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बाय।